क्या करेंगे हम लोग? आज हम लोग करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर रखा है। ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म पे है, आखिरी के कुछ चीज़ें चल रहे हैं। तो उसमें एक टॉपिक बचा हुआ, अभी मैं बताता हूँ क्या है उसका। रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन तो जब कभी कोई बॉडी रोल करता है तो उसमें किस तरह तरह के मोशन होते हैं वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक में आज हम लोग इसको करते हैं। इसका तो क्या दे रखा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। रोलिंग मोशन क्या दे रखा है कि मान लो अगर कोई बॉडी रोल कर रहा सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, मे बी रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फेरिकल बॉल हो सकता है। अगर कोई एक बॉडी रोल कर रहा है, ये सरफेस है हमारा, और इस सरफेस पे मान लो ये स्फेरिकल बॉल ही हमारा रिंग का बॉल ही रोल कर रही है। ठीक है, तो जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा, ये रोल करते हुए ऐसे ऐसे रोल करते आगे की तरफ जा रहा होगा ये, तो इसमें दो तरह के मोशन होते हैं। एक होता है रोटेटरी मोशन और दूसरा होता है ट्रांसलेटरी मोशन। इनमें दोनों तरह का मोशन होता है। रोटेटरी ये तो अपने एक एक्सिस पे घूम रहा होता है और फिर ये आगे की तरफ जा रहा होता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर बॉडी है हम लोग देखते हैं, व्हेन अ बॉडी रोल ऑन द सरफेस, व्हेन अ बॉडी रोल on the surface it has two types of motion. One is called translatory motion, and another is rotatory motion. ठीक है ना, रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या बताया, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो जब ये बॉडी रोल करते हुए जा रहा होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी हाइट से जा रहा होगा। मान लो बॉडी अगर यहाँ पे चला गया, ठीक है, मान लो ये स्फेरिकल बॉडी यहाँ मूव करके चला गया, तो सेंटर ऑफ मास इसी हाइट पे जा रहा होगा। सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का सीधा चला जा रहा होगा, पैरेलल टू बेस बॉटम। तो सेंटर ऑफ मास जो है मूव कर रहा है, बिल्कुल सीधा की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ जो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है ये हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है। पोजीशन बदल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ सीधा मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो पहला जो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, अगर बॉडी मूव कर रहा होगा, रोल कर रहा होगा, तो उसमें जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा उसका जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वही उसकी वेलोसिटी होगा, और पैरेलल टू बेस होगा। ट्रांसलेटरी मोशन का सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है पैरेलल टू बेस होगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, एक पॉइंट लिख देते हैं। इन ट्रांसलेटरी मोशन the velocity of center of mass remain same during the motion and it is parallel to bottom बेस सरफेस के पैरेलल होगा। ये कितनी बात सुन में, ठीक। इसी तरह से रोटेटरी मोशन है, ये तो ट्रांसलेटरी मोशन है, और यहाँ पे जो मोशन की जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो रहेगा वो थ्रू आउट सेम रहेगा। ये रोटेटरी मोशन में क्या होता है, जब ये रोटेट कर रहा होता है तो ये जो बॉडी का जो रोटेट करने का जो डायरेक्शन है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल है,
और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते इधर, तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो सेंटर ऑफ मास तो इधर मूव करेगा, और ये जो रोटेशनल मोशन का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि टॉप में जो डायरेक्शन उस अपर सरफेस का या टॉप सरफेस का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी उसके जस्ट पैरेलल होगा, और बॉटम पे जो स्पीड होगा वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये जस्ट अपोजिट टू द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इस वेलोसिटी के सेंटर ऑफ मास के अपोजिट होगा बॉटम पे जो वेलोसिटी है रोटेशनल वेलोसिटी, और टॉप में सेम डायरेक्शन टू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट लिख देते हैं रोटेटरी मोशन में, या when the body rolling on the surface the direction of motion of the upper surface is parallel to velocity of center of mass, while the direction of motion at the bottom is opposite to the direction of motion of VC, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बॉटम में जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के अपोजिट होगा, और टॉप में जो डायरेक्शन होगा वो पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। कितनी बात सुन में? ऊपर में अगर हम लोग देखते हैं कि जो वेलोसिटी होता है नीचे में और ऊपर में ये रहता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ये रोलिंग मोशन, और रोलिंग मोशन में ट्रांसवर्सल मोशन भी होता है, ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, रोटेटरी मोशन भी होता है। अब हम लोग कुछ एक हम लोग बॉडी को रोल करते हैं और उसके कुछ एक्सप्रेशन को डराइव करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इंक्लाइंड सरफेस पे जब किसी बॉडी को रोल करते हैं, इंक्लाइंड सरफेस पे किसी बॉडी को रोल करते हैं तो क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या रिलेशन होता है, वो हम करने जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। व्हेन द सॉलिड बॉडी और सिलेंड्रिकल बॉडी रोल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं होगा, रोल करेगा, स्लिप नहीं करेगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि ये जो बॉडी का निचला हिस्सा होता है वो फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए ये रेस्ट में आता है, इंस्टेंटेनियस इन रेस्ट, यानी कि ये जब ये रोल करते जाता है तो ऊपर के सारे बॉडी तो मोशन में रहते हैं, मगर यहाँ वाला बॉडी का पार्ट जो टच में होता है ग्राउंड के सरफेस पे वो इंस्टेंटेनियसली वो रेस्ट में रहता है फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो रेस्ट में काउंट होता है वो, ठीक है। क्योंकि जब वो घूम के जाता है तो वहाँ रेस्ट में जाता है, फिर वो आगे जाता है, फिर वो आके फिर रेस्ट में। तो इस तरह से सरफेस जो लोअर सरफेस है वो जो फॉर द टाइम बीइंग के लिए, और जब वो कांटेक्ट में होता है तो वो रेस्ट में होता है, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो आगे चलते हम लोग अगला टॉपिक करते मिटाते से, नोट कर लीजिए इसको। Rolling down of solid cylinder on
ठीक है, ये अगला हेडिंग हम लोग करने जा रहे हैं, रोलिंग डाउन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग, विदाउट यहीं पे आउट लगा लेते हैं, विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं करेगा, वो रोल करते हुए जाएगा। यहाँ पे हम लोग सॉलिड सिलेंडर को लेके कर रहे हैं, हम लोग स्फीयर को भी कर सकते हैं, रिंग को, डिस्क को, सबको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर से कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक फिगर बनाते हैं पहले। ये हमारा एक इंक्लाइंड सरफेस है ये। ठीक है, ये हमारा एक सरफेस है। ठीक है, इस फिगर को मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हमारा एक सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस पे एक सिलेंडर को हम लोग रोल करा रहे हैं। तो ये जो सिलेंडर है इसका अपना एक मास होगा, और मास की वजह से इसका अपना एक वेट होगा m/g। ये हमारा m/g है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक बेस के अलाउ होगा तो mg cos थीटा हो जाएगा, और ये एक इंक्लाइन सरफेस के रेस्पेक्ट में होगा mg sin थीटा। ये हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में फ्री डायग्राम बहुत सारे बनाए हैं, और वही डायग्राम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो। तो ये mg sin थीटा होगा। ये सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स जो ना ऊपर की तरफ काम कर रहा है, F जो ना फ्रिक्शनल फोर्स है, और जितना ये वेट है उसके अगेंस्ट में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ये जितना ये इसका वेट का जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, इसके अगेंस्ट में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ये दे रखा। अब ये बॉडी जो ना इसके इस तरह से रोल करता हुआ जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ रोलिंग है। ये कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे कितने तरह के फोर्स लग रहा है? एक तो m/g वेट है, इस वेट के दो कंपोनेंट है, एक इंक्लाइंड ऑन द इंक्लाइंड सरफेस है mg sin थीटा, और एक वर्टिकल बेस अलोंग द बेस है mg cos थीटा। इसी तरह से एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है जो मोशन के अगेंस्ट में होगा, अगेंस्ट में मोशन तो ये रोल तो नीचे की तरफ डाउन मूव कर रहा होगा, मगर फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड मूव कर रहा होगा। कितनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये बॉडी रोल करके नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब mg sin थीटा का जो वैल्यू है इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है। mg sin थीटा का जो वैल्यू है इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से जो नेट फोर्स लग रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ये सिलेंडर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, सिलेंडर नीचे की तरफ रोल करते हुए जा रहा है। देखिए, ठीक है ना? तो क्या बताया कि अब हम लोग देखते हैं, इस कंपोनेंट को तो समझ ही लिया, इस पे हम लोगों ने समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सॉलिड सिलेंडर। ठीक,
net force acting on the solid cylinder. Net force acting on the solid cylinder when rolling down, when rolling डाउनवर्ड, जब वो डाउनवर्ड रोल करेगा तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स जो है m इंटू ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। फ्रिक्शनल फोर्स इसमें से माइनस कर देंगे एम जी साइन थीटा में से, तो जो बचेगा वो नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स m इंटू ए के बराबर होगा। कितनी बात सुनिए, ये इक्वेशन नंबर हम लोग 1 डाल देते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो सिलेंडर मूव करता है ना, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे दिखाया था एक सरफेस पे, ये वाला हम लोगों ने फिगर से डिस्कस किया था। तो ये जो फोर्स लगता है ये ऑन द सरफेस टेंजेंशियली फोर्स लगता है। टेंजेंशियल जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो टेंजेंशियली फोर्स लगता है। टेंजेंशियली फोर्स मतलब टॉर्क लगता है, क्योंकि ये बॉडी जो ना रोटेट करता है, एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, तो ये बॉडी रोटेट करता है ऐसे, ठीक है ना। टॉर्क तो जानती हैं, क्या बताते हैं, व्हेन टू इक्वल अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द सेम बॉडी एट डिफरेंट पोजीशन, देन द बॉडी स्टार्ट टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एंड द नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ जब टॉर्क लगता है तो बॉडी रोल करने लगता है, रोटेट करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए दो इक्वल फोर्स, एक अपवर्ड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स सेम बॉडी में लगता है डिफरेंट पोजीशन पे, तो उसकी वजह से इसमें टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से रोटेट करने लगता है, ठीक है। तो टॉर्क का जो रिलेशन है, टॉर्क का जो रिलेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है टॉर्क का रिलेशन, वो मैं टॉर्क इज इक्वल टू ऑल्सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है, तो जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये भी होता है। तो टॉर्क का ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। ये जो एफ है फ्रिक्शनल फोर्स जो इस पर लगता है, तो ये एफ जो है आई अल्फा अपॉन आर हो जाता है ये, ठीक है ना। ये फ्रिक्शनल फोर्स, अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और हम लोग जानते हैं लीनियर एक्सेलरेशन जो है आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये रिलेशन में पीछे कर रखा है। तो अल्फा जो होगा ए अपॉन आर के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे चाहे तुम अल्फा को इस रिलेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आई इंटू ए अपॉन आर नीचे आ जाएगा, ये तो आर था ही था, ये आर इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इस फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्लेस कर दे इससे, तो क्या आ जाएगा, एम ए माइन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस आई ए आर स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये हम लोगों ने फ्रिक्शन की जगह पे इसका, फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे इसको प्लेस कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, m से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, डिवाइड करते हैं m से दोनों तरफ, इधर भी डिवाइड करते, इधर भी डिवाइड करते, इधर भी डिवाइड करते m से। तो m से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और ये आ जाएगा आई ए अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। आई ए, मैं ये दूसरे कलर से लिखा, थोड़ा सा जगह कमी है तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। m से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये m से डिवाइड कर तो m कैंसिल हो गया, ये m कैंसिल होगा, इसमें m है नहीं तो ये m आ गया, ये आ गया हमारा। यहाँ तक समझ में बात आ गई है। a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन एम आर स्क्वायर। अब ये इसको इस तरफ लेके आता है, a इसमें भी है, a इसमें भी, तो दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटाता हूँ,
इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, एम जी साइन थीटा माइनस एफ क्या, ठीक है। यहाँ से हम लोग मिटा दे रहे हैं इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस आई ए अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ठीक है। और इसमें से ए को कॉमन ले लेंगे, इसके नीचे 1 है तो ए कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन होगा, ए को रोक के इस पूरे वैल्यू को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये हमारा एक वैल्यू आ जाएगा ए का, एक्सेलरेशन का, यानी जब ये बॉडी जब रोल कर रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है हमारा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, जो बॉडी ये रोल कर रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है उसको लेंगे, उसके नीचे एम आर स्क्वायर है। कितनी बात सुन में, यहाँ पे ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ए के लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग। आगे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर जैसे ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर ये स्फीयर होता, स्फेरिकल बॉल होता तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, 2/5 एम आर स्क्वायर अलोंग द सिमेट्रिकल एक्सिस अगर लेते तो। अगर मान लो ये डिस्क होता और डिस्क अगर सेंटर से जाता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, हाफ एम आर स्क्वायर। तो क्या बताया कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो वो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, किस एक्सेलरेशन से वो बॉडी रोल कर रहा होगा वो, ठीक है ना, किस एक्सेलरेशन से वो बॉडी रोल कर रहा है। ये सब समझ में आ रहा है। ये मैं इस वाले रिलेशन को यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ सकता है। इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अभी हमें काम आएगा। जैसे एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ये इक्वेशन नंबर 1 था। और ये ए है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये एक्सेलरेशन के लिए। अब अगर मान लो ये हम लोग यहाँ पे सिलेंडर है, इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करते हैं ये जो बॉडी है, ये जो है ना सिलेंडर बॉडी है, हम लोगों ने हेडिंग डाला, ये सिलेंडर है और सिलेंडर का सिमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर अलोंग इट्स symmetrical axis I is equal to 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम लोग इसमें डालते एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, इस सिलेंडर का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे I की जगह पे हम लोग 1/2 mr स्क्वायर डालते हैं तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जगह पे 1/2 एम आर स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, इसके नीचे भी एम आर स्क्वायर है ये, तो एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 1 है, ये हाफ है, 1.5 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो जी साइन थीटा अपॉन 3/2, इसको सिंप्लीफाई करें 2/3 जी साइन थीटा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा सिलेंडर के लिए 2/3 जी साइन थीटा। कितनी बात सुन में, ये यहाँ पे जो ए का जो वैल्यू है जी का 2/3 लेते हैं हम लोग, ठीक। और ये थीटा जो है 90 पे 1 होता, बाकी किसी भी एंगल पे 1 से कम ही होता है। तो इसको जब ए और जी को कंपेयर करते हैं, हेयर ए इज स्मॉलर देन जी, जो ए का जो वैल्यू आएगा जी से कम आएगा। जी का वैल्यू हमारा 9.8 होता है, 10 भी लेते हैं, लेकिन उसका 2/3 करेंगे और साइन का जो भी एंगल है उस एंगल का वैल्यू लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देखते हैं कि हम लोग का ए का जो वैल्यू आता है
उसके बाद ए का वैल्यू जी से कम आता है। ठीक है, कितनी बात सुन में। तो ये देखा जाता है जब भी कभी हम लोग इस बॉडी को रोल करते हैं, कोई भी बॉडी हो, सॉलिड हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, तो डिस्क हो, उसका जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी से कम होता है। कितना होता है वैल्यू, जैसे यहाँ पे सिलेंडर के हिसाब से इतना वैल्यू आया है। अगर हम कोई और बॉडी ले लें, जैसे मान लो अगर हम लोग स्फीयर ले लेते तो ये होता कितना 2/5 mr²। तो mr² तो कैंसिल होता, 2/5 होता, फिर एलसीएम लेकर जो भी वैल्यू होता वो होता हमारा। ठीक है ना, आगे चले हम लोग। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है 2/3g sin थीटा। किसी भी बॉडी का हम लोग एक्सेलरेशन इस वाले में आई का वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। कोई भी बॉडी हो रोल कर रहा होगा इंक्लाइन सरफेस पे, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पुट करके उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द पर्टिकुलर एक्सिस जो दे रखा है उसका वैल्यू डाल के हम लोग इसका निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। आगे दे रखा है कि मान लो अगर हम लोग एक्सेलरेशन का रिलेशन इस इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं और डाल के फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू डालकर ये कितना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ये सरफेस कितना फ्रिक्शन एक्ट लगा रहा है। अगर हम लोग फ्रिक्शन को निकालना चाहते हैं तो हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं ए का वैल्यू डाल के, ये वाला। अब मैं यहाँ पे फ्रिक्शन निकाले जा रहे हैं हम लोग, इस सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर का फ्रिक्शन कितना होगा, तो यहाँ से अब निकालने जा रहे हैं। ये वाला समझ में आ गया, मिटा दूँ यहाँ तक। ये दोनों इक्वेशन मतलब एक नंबर तो पहले वाला और 2 नंबर ये हमारे यहाँ डला हुआ है, ये नोट कर लिए मेन, और यहाँ पे वैल्यू डलता रहेगा और बाकी ए का वैल्यू निकलता रहेगा। यहाँ से हम लोग मिटाते हैं, इसको आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ए का जो वैल्यू है फॉर सॉलिड सिलेंडर ए का जो वैल्यू दे रखा 2/3g sin थीटा, ये एक वैल्यू आया, हमने नोट कर लिया इसको। अब क्या बताया कि यहाँ पे हम लोग निकालने चाहते हैं फ्रिक्शन ऑन सॉलिड सिलेंडर। ठीक है ना, क्या मिलेगा, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस ma, ये है ना, ये इसको उधर लेंगे, इसको इधर लेके आएगा। यहाँ पे जो है a का जो वैल्यू है हम लोग 2/3g sin थीटा कर देते हैं, तो mg sin थीटा ये तो रहेगा, ये m है और ये 2/3g sin थीटा, ये सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर के लिए हो गया हमारा। ठीक, यहाँ पे आएगा mg sin थीटा और ये आ जाएगा 2/3 mg sin थीटा। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लें हम लोग। mg sin थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, mg sin थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2/3। एलसीएम में 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 1/3 mg sin थीटा। तो इस केस में सॉलिड सिलेंडर में ये जो सॉलिड सिलेंडर जो रोल करके नीचे की तरफ जा रहा है उस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम कर रहा है, 1/3 ऑफ mg sin थीटा। जितना mg sin थीटा नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है उसका 1/3 फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है सॉलिड सिलेंडर के लिए। ये 1/3 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो 2/3g sin थीटा है। एक्सेलरेशन किससे निकालते हैं हम लोग, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू डालते हैं तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है। तो अलग अलग जो बॉडी होगा, सॉलिड बॉडी होगा, जैसे स्फीयर होगा या रिंग होगा, डिस्क होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ डालेंगे तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू मिलेगा और फिर ए का जब वैल्यू ये आ जाएगा तो यहाँ हम लोग ए का वैल्यू डालकर इसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है सॉलिड सिलेंडर के लिए ये 1/3 mg sin थीटा, जितना ये mg sin थीटा डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है बॉडी को सिलेंडर को रोल करने के लिए उसका 1/3 फ्रिक्शनल फोर्स है और 2/3 नेट फोर्स डाउनवर्ड, 2/3 फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा हमारा यहाँ पे कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि मैक्सिमम कितना हमारा
लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है वो निकालने जा रहे हैं हम लोग। लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स यानी इसका कितना लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कितना है उसका निकालने जा रहे हैं। तो क्या आएगा इसका वैल्यू, म्यू, म्यू जो होता है म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। म्यू स्टैटिक, एस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस, और ये एफ का जो वैल्यू है ये जैसे सिलेंडर का दे रखा 1/3 mg साइन थीटा, ये तो सिलेंडर के लिए था हमारा। और एन नॉर्मल रिएक्शन इस फिगर में देखेंगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा इज इक्वल टू एन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा mg cos थीटा, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा, ये 1/3 टैन थीटा। तो ये जो म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये आएगा 1/3 टैन थीटा। कितनी बात सुनी, अगर इसका वैल्यू 1/3 टैन थीटा से ज़्यादा होना चाहिए, अगर ये बॉडी को रोल करना है तो इसका जो वैल्यू है 1/3 टैन थीटा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कम से कम इसके बराबर होगा तभी जाके बॉडी रोल करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ठीक। म्यू एस इज इक्वल टू 1/3 टैन थीटा, ये 1/3 जो है ना, ये वाला 3 1/3 आ गया, 1/3, ये 1/3 कहाँ से आता है, ये वाला वैल्यू कॉमन लेके यहाँ से हम लोग निकाल के लाते हैं। आगे चल, हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए ये सब बताया, निकाल के दिखा रहे हैं एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है। ये जनरल फॉर्मूला है, ये ए इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये आई जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग सिलेंडर लिया था तो उसका 1/2 एम आर स्क्वायर करके भी यहाँ पे हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, ठीक है ना। अलग अलग बॉडी में किसी का भी हम लोग ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक। आगे चले, इसका चार्ट बना सकते हैं आप जैसे पढ़ रहे तो यहाँ पे आप चाहे तो एक बार सिलेंडर ले लिए, एक बार स्फीयर ले लिए, एक बार डिस्क ले लिए, एक बार रिंग ले लीजिए, फिर उसको सिमेट्रिकल एक्सिस के अलॉन्ग जब रोटेट करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है उसको यहाँ डाल के सिंप्लीफाई करके ए निकाल लिए, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिए, यहाँ पे फ्रिक्शन निकाल लीजिए, ऐसे ही म्यूएस निकाल लीजिए, आता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। कितनी बात सुन में आगे दे रखा है, जब ये बॉडी रोल करता है तो जब रोल कर रहा होगा तो इसमें दोनों तरह के मोशन है, रोटेटरी मोशन भी है और ट्रांसलेटरी मोशन भी है। तो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं हम लोग, टोटल काइनेटिक एनर्जी। इससे मिटा दे, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसका। ये देखते हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड रोलिंग बॉडी, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है तो उसका कितना होगा काइनेटिक एनर्जी। हमने बताया था कि जब भी कभी कोई बॉडी रोल करता है तो उसके अंदर दोनों ही तरह का मोशन होते हैं, दोनों तरह का एनर्जी भी होता है, जैसे कि ट्रांसलेटरी एनर्जी, रोटेटरी एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड बॉडी हो, जैसे मान लो ये सिलेंडर रोल कर रहा है हमारा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों ही का एनर्जी ले लिया। रोटेटरी में क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ वी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग लेते हैं हम लोग, क्योंकि पूरी बॉडी का हम लोग सेंटर ऑफ मास से ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या बताया कि आई जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है। लेकिन एक चीज़ और दे रखा है, अगर हम इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन लिखे, इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन लिखे तो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये के जो है रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है, के स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे के जो है रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। तो हम लोग इसको जनरलाइज करके लिख देते हैं, सभी बॉडी के लिए इस्तेमाल में आ सकता है। ये के का वैल्यू निकालते रहेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक जनरल फॉर्म में इस पर बता रहा हूँ, क्या है ये कि if the body is rolling along
एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है, वेयर आर इज रेडियस and k is radius of gyration, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा हमारा, क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा हाफ एम के स्क्वायर, ये तो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में आ जाएगा, और ये जो है ओमेगा को हम लोग चाहें तो v अपॉन आर के टर्म में v अपॉन आर स्क्वायर, ये भी सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। कितनी बात समझ में आते, ठीक। यहाँ पे ये आ जाएगा हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर कर दिया। इसको जब अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2m के स्क्वायर v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस हाफ एम v सेंटर ऑफ मास के स्क्वायर कर दिया। अब ये देखिए हाफ एम वी सी स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लेते हैं, और ये बचेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है, और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 है। ये के जो है रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं, अभी मैं करके दिखाऊंगा इसको, ठीक है, ठीक। अब इसको हम लोग चाहें तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², और ये चाहे तो पहले 1 कर ले के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये भी ले सकते हैं हम लोग। ये हमारा हो जाता है एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। कितनी बात समझ में आई, ये हम लोग का हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक। अब ये के का जो वैल्यू है रेडियस ऑफ गायरेशन है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज करते ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जो रोल कर रहा है, तो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सिमेट्रिकल एक्सिस होता है वो हाफ एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन के रिस्पेक्ट में उसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा वो हम लोग दिखाते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लिए, इसको मिटा दे रहा हूँ। क्या दे रखा है ये, द फॉर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर क्या है एम के स्क्वायर इज इक्वल टू, सिलेंडर में क्या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एम से कैंसिल हो जाएगा ये एम, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं सिलेंडर के लिए तो 1/2 एम वी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो है 1 प्लस के स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पे के स्क्वायर है ना, तो के स्क्वायर की जगह पे 1/2 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी 3/2 और ये 1/2 एम वी स्क्वायर, वी अलॉन्ग द सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर वी स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा ये, ठीक है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 3/2 ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है ना ये 3/2। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है ना 3/2 ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। इसमें जो है रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 3/2 तो ट्रांसलेटरी है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ये, ठीक है। तो ये दे रखा हमारा, इस तरीके से हम लोगों ने सिलेंडर के लिए कर लिया। अगर मान लो स्फीयर के लिए करना है, स्फीयर के लिए करना है तो स्फीयर के लिए क्या आ जाएगा
फॉर स्फीयर मैं एक और करके दिखाता हूँ, फॉर स्फीयर, ठीक है, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, है ना, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर। अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, मैं इधर मिटा के बना देता हूँ इसको, तो हम लोग तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा हमारा ये 1/2 mv² है ये, और ये 1 प्लस के की जगह पे डाल देंगे 2/5 आर स्क्वायर, इसके नीचे आर स्क्वायर है ही है ये, तो आर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, इसको करेंगे 5 + 2 7/, ठीक है ना, 7/5, तो ये 7/5 1/2 mv², ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका टोटल, ठीक, तो ये 7/2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आता रहेगा, यानी किसी भी बॉडी का अगर हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो ये ½ mv² काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी 1 + k² वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये एक जनरल फॉर्मूला हमारा आ गया, ठीक, ये इसका हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ गया। समझ में आ रहा कुछ? नोट कर लिए इसको, आगे हम बताते हैं इसके।